आपने धुरंधर मूवी में रहमान का खौफ देखा, इलियास कश्मीरी की हैवानियत देखी, मौलाना मसूद के लिए हुआ कांधार हाईजैक भी देखा, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स भी था जिसके आगे ये सभी दूध पीते बच्चे थे। क्या हिजबुल, क्या जैसे मोहम्मद, सब उसके पांव चूमते थे। वो खुद कभी हथियार लेकर मैदान में नहीं उतरता था, लेकिन उसके हमले को आज तक अमेरिका भी नहीं भूल पाया। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका 10 साल तक उसके पीछे पड़ी रही। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके थे, हजारों सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके थे। सैटेलाइट स्पेस से जमीन के हर इंच को स्कैन कर रही थी। पहाड़ों में, गुफाओं में, रेगिस्तानों में, हर जगह उसे ढूंढा गया, लेकिन वो कहां था इसका किसी को कुछ पता नहीं। वो किसी अंधेरे गुफा में नहीं था, वो किसी अननोन आइलैंड पर नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान के एक बसलिंग शहर एबटाबाद में था, एक बड़े से मैंसन में आराम से। और सबसे शॉकिंग बात, जहां वो रह रहा था वहां से पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी, जो उनका वेस्ट पॉइंट है, बस 1.3 किलोमीटर दूर थी। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मिलिट्री के नाक के नीचे सांस ले रहा था। आज की कहानी सिर्फ एक मिलिट्री रेड की नहीं है, ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे बड़े मैन हंट की। ये कहानी है उस रात की जब ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर लॉन्च हुआ था। ये कहानी है कि आखिर कैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया। सितंबर 11, 2001 के बाद बिन लादेन एक भूत बन चुका था, एक फैंटम। तोरा बोरा के पहाड़ों से निकलने के बाद वो गायब हो गया। CIA के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी। CIA यानी जैसे इंडिया में रॉ है ना, वैसे ही अमेरिका का CIA। लेकिन ओसामा स्मार्ट था, उनके आगे भी बहुत स्मार्ट। उसने 1998 से ही फोन यूज करना बंद कर दिया था। इंटरनेट नो चांस, ईमेल बिल्कुल नहीं। वो जानता था कि अगर उसने एक भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ा तो NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उसे ट्रैक कर लेगी। तो अब सवाल ये था, एक इंसान को कैसे ढूंढा जाए जो डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आजकल आपको पता है, बिना डिजिटल फुटप्रिंट के किसी को पकड़ना नामुमकिन है। साल बीतते गए, लीड्स ठंडी पड़ गई। लोग कहने लगे कि शायद ओसामा मर चुका है, शायद वो किसी किडनी डिजीज से मर गया। लेकिन CIA के कुछ एनालिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर हम टेक्नोलॉजी को ट्रैक नहीं कर सकते तो हमें इंसानों को ट्रैक करना पड़ेगा। एक राजा अपने महल में अकेला नहीं रह सकता। उसे संदेशा भेजने के लिए, खाना खाने के लिए, दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए किसी ना किसी की जरूरत तो होगी। और यहीं से शुरू हुआ गेम ऑफ नीडल इन द हैशटैग, यानी भूसे की ढेर में सुई ढूंढने का काम। और उस कुरियर की तलाश हुई जो ओसामा बिन लादेन के आसपास मंडराता था। गुआंटानामा बे और CIA की सीक्रेट ब्लैक साइट्स में प्रिजनर से पूछताछ शुरू हुई। वहां एक नाम बार बार सामने आने लगा, अबू अहमद अल कुवैत। कुछ डिटेनीज ने कहा यह कोई खास आदमी नहीं है, लेकिन CIA की नज़र में यही सस्पिशियस था। जब अलकायदा के बड़े कमांडर्स जैसे खालिद शेख मोहम्मद ने इस नाम को छुपाने की कोशिश की या उसकी इंपॉर्टेंस को डाउन प्ले किया, तो एनालिस्ट समझ गए ये बंदा जरूरी है। अगर ओसामा तक पहुंचना है तो पहले अल कुवैती को ढूंढना होगा। लेकिन ये नाम अबू अहमद अल कुवैती सिर्फ एक कोड था। असली नाम पता करने में सालों लग गए। फाइनली 2010 में एक ब्रेक थ्रू मिला, एक वायर टेप, एक रैंडम कॉल जिसमें अल कुवैती की आवाज सुनाई दी। CIA ने उस फोन के सिग्नल को ट्रैक किया। अगस्त 2010 पाकिस्तान, CIA के ग्राउंड ऑपरेटिव्स ने एक सफेद रंग की सुजुकी SUV को स्पॉट किया। ड्राइविंग सीट पर अल कुवैती था, धड़कनें तेज थी। क्या ये वही गाड़ी है जो हमें ओसामा तक ले जाएगी, या फिर किसी और छोटे मोटे टेररिस्ट के पास? ऑपरेटिव्स ने गाड़ी का पीछा किया। वो गाड़ी पहाड़ों में किसी गुफा की तरफ नहीं गई। नॉट डिड इट गो द ट्राइबल एरिया ऑफ वजीरिस्तान। वो गाड़ी रुकी एबटाबाद में,
एक एफ्लुएंट नेबरहुड में बिलाल टाउन, और जिस घर के सामने वो गाड़ी रुकी वो कोई नॉर्मल घर नहीं था, एक किला था, ए फोर्ट्रेस। लोकल इसे वजीरिस्तान हवेली कहते थे, लेकिन CIA एनालिस्ट के लिए यह था द कंपाउंड। जब सैटेलाइट इमेज वाशिंगटन पहुंची तो CIA के एनालिस्ट हैरान रह गए। यह नॉर्मल नहीं था, इसे बनाया ही गया था छुपने के लिए। गौर से देखिए इसे आप। जमीन का प्लॉट आसपास के घरों से 8 गुना बड़ा था। बाउंड्री वॉल्स 12 से 18 फीट ऊंची और उनके ऊपर बारबेड वायर, कांटेदार तार। आमतौर पर लोग अपने घरों में सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन इतनी, और अंदर का मेन बिल्डिंग, उसके विंडोज देखिए, ज्यादातर खिड़कियां बंद थी या दीवारों की तरफ फेस कर रही थी। घर के अंदर क्या हो रहा है सड़क से देखना नामुमकिन था। इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था ताकि बाहर वालों को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। एक और अजीब बात, एबटाबाद के सभी लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकते थे ताकि ट्रक्स आकर उन्हें ले जाएं, लेकिन इस घर के लोग ये अपना कूड़ा घर के अंदर ही इकट्ठा करते और आग लगा देते। वाई? क्योंकि ट्रैश कैन रिवील द सीक्रेट्स। उन्हें डर था कि कहीं कोई डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंट्स या दवाइयों से उन्हें पहचाना ना जा सके। नो फोन लाइन्स, नो इंटरनेट केबल्स, $1 मिलियन मेंशन, जो डिजिटल दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला आसमान से। CIA ने RQ-170 सेंटिनल स्टील ड्रोन्स को काम पर लगाया। इन ड्रोन्स ने देखा कि कंपाउंड के अंदर एक आदमी रहता है। वो कभी बाहर नहीं जाता। वो रोजाना सुबह शाम अपने गार्डन में टहलता है, लेकिन वो चलता कैसे था? गोल गोल सर्कल में, दीवारों के अंदर, जैसे कोई कैदी अपने सेल में चलता है। एनालिस्ट ने इसे नाम दिया द पेसर। बिन लादेन की हाइट क्या थी? 6 फुट 4 इंच। लेकिन ड्रोन के कैमराज उस वक्त इतने एडवांस नहीं थे कि उसका चेहरा साफ दिखा सके। प्लस वो हमेशा कुछ ओढ़ कर रखता था या छत के नीचे रहता था। CIA के डायरेक्टर लियोन पेनेटा और प्रेसिडेंट ओबामा के पास एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। कोई फोटो नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस एक शक था कि द पेसर ही ओसामा बिन लादेन है। अब हम पहुंचते हैं 2011 की शुरुआत में। व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट ओबामा के सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा था। एक तरफ था दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन और दूसरी तरफ था रिस्क। अगर वो पेसर ओसामा बिन लादेन नहीं निकलता, अगर वो कोई सऊदी प्रिंस या ड्रग डीलर निकलता तो अमेरिका की नाक कट जाएगी, पाकिस्तान के साथ रिलेशन खत्म हो जाएंगे और पॉलिटिकल करियर वो तो भूल ही जाओ। इंटेलिजेंस कम्युनिटी 100% श्योर नहीं थे। कॉन्फिडेंस लेवल 60 से 80 के बीच में कहीं झूल रहा था। इसके बाद CIA ने रेड टीम्स बनाई जिनका काम था इस थ्योरी में गलतियां निकालना, यानी कि जो भी वो थ्योरी निकालते कि ओसामा है उसमें वो गलतियां निकालते। उन्होंने हर एंगल से चेक किया, लेकिन कंक्लूजन वही आया, इससे बेहतर चांस कभी दोबारा नहीं मिलेगा। 3 ऑप्शंस थे ओबामा के पास। ऑप्शन 1, बॉम्बिंग रन। एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेजो और पूरे कंपाउंड को उड़ा दो। फायदा क्या होता? 0 अमेरिकन रिस्क। नुकसान क्या होता? उन्हें कभी या दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता कि ओसामा मरा या नहीं। बॉडी के चिथड़े उड़ जाते और आसपास के इनोसेंट सिविलियन भी इसमें मारे जाते। ऑप्शन 2, ड्रोन स्ट्राइक, छोटा मिसाइल, लेकिन वही प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता कि ओसामा बिन लादेन मरा या नहीं या कोई और था। ऑप्शन 3, हेलीकॉप्टर रेड। सोचिए, 2 हेलीकॉप्टर्स दुश्मन देश में रात के अंधेरे में, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री जाग गई तो क्या होगा? अगर ओसामा वहां नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर हमारे सोल्जर्स पकड़े गए या मारे गए तो ये दूसरा ब्लैक हॉक डाउन बन सकता है। वही मिशन जहां सोमालिया में 18 अमेरिकन सोल्जर मारे गए थे और कई घायल भी हुए। लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने ओसामा को टेक डाउन करने के लिए वही चुना जो सबसे ज्यादा मुश्किल था। ऑप्शन 3, द रेड, क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए था, उन्हें बॉडी चाहिए थी। डेट फिक्स हुई 1 मई 2011। USA के टाइम के अकॉर्डिंग मूनलेस नाइट मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। रात के करीब 10:30 बजे अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़े। ये आम ब्लैक हॉक्स नहीं थे, ये थे मॉडिफाइड स्टील्थ ब्लैक हॉक्स। इनका डिजाइन एंगुलर था,
रडार को धोखा देने के लिए। इनकी आवाज दबाई गई थी। दुनिया ने ऐसे हेलीकॉप्टर्स पहले कभी नहीं देखे थे। इनके अंदर बैठे थे 23 नेवी सील्स, डेव ग्रुव, रेड स्क्वाड्रन। ये अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स थे। इनका टारगेट था जीरोनिमो, जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया एक कोड नेम था। हेलीकॉप्टर्स नैप ऑफ द अर्थ फ्लाई कर रहे थे, मतलब जमीन से बिल्कुल सटकर पहाड़ों के बीच में, ताकि पाकिस्तानी रडार्स उन्हें पकड़ न सके। 90 मिनट की फ्लाइट थी। अंधेरा घना था, सब कुछ नाइट विजन के हरे रंग में दिख रहा था। एबटाबाद सोता रहा, उन्हें खबर भी नहीं थी कि उनके सर के ऊपर मौत गुजर रही है। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स कंपाउंड के ऊपर पहुंचे, प्लान ये था, एक टीम रस्सी से छत पर उतरेगी, दूसरी टीम गार्डन में उतरेगी। क्विक, साइलेंट बट डेडली। लेकिन जंग में प्लान हमेशा काम नहीं करता। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर कंपाउंड के आंगन के ऊपर हॉवर करने लगा, फिजिक्स ने धोखा दे दिया। कंपाउंड की दीवारें इतनी ऊंची थी कि हेलीकॉप्टर की हवा वापस रोटर में फंस गई। हेलीकॉप्टर ने लिफ्ट खो दिया, वो गिरने लगा। पायलट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी क्रैश को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो गिरता तो सब मारे जाते। पायलट ने हेलीकॉप्टर की नाक टिका दी और टेल दीवार में जा लगी। एक क्रैश जैसा सिचुएशन बना। हेलीकॉप्टर एक तरफ झुक गया। मिशन शुरू होने से पहले ही डिजास्टर बन गया था। सिचुएशन रूम में हिलरी क्लिंटन के हाथ उनके मुंह पर थे। प्रेसिडेंट ओबामा की नजरें स्क्रीन पर जमी थी। सबको लगा मिशन फेल हो गया, लेकिन सील्स, उनके लिए तो ये बस एक मंडे था। वो क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से आंधी की तरह बाहर निकले और कहा, लेट्स गो। मिशन अब एयर असॉल्ट से ग्राउंड असॉल्ट बन चुका था। सील्स ने कंपाउंड के गेट्स को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। अब वो अंदर थे। गेस्ट हाउस में पहला एनकाउंटर शुरू हुआ। यहां वो भी था, अबू अहमद अल कुवैती, यानी कि कुरियर, जिसका पीछा करके CIA यहां तक पहुंची थी। उसने गोली चलाई। सील्स ने जवाब दिया। देन द कुरियर वाज डाउन, जिसके सहारे वो यहां तक पहुंचे थे। टीम आगे बढ़ी मेन बिल्डिंग की तरफ। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज और बूट्स की थप थप। फर्स्ट फ्लोर, यहां कुरियर का भाई अबरार और उसकी बीवी थे। गन फाइट हुई, वो भी मारे गए। सेकेंड फ्लोर, यहां सील्स ने देखा एक साया। वो ओसामा का बेटा था, खलील बिन लादेन। वो सीढ़ियों पर था। एक विस्पर, फुसफुसाहट, एक मूवमेंट, और वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब बचा था थर्ड फ्लोर। पॉइंटमैन, यानी सबसे आगे चलने वाले। सील धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। वहां एक बेडरूम था। जैसे ही सील दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा एक लंबा आदमी कमरे के अंदर भाग रहा है। सील ने रूम ब्रीच किया। अंदर अंधेरा था। वहां ओसामा की सबसे छोटी बीवी अमल थी। उसने सील्स की तरफ चार्ज किया। शायद सुसाइड बॉम्ब का डर था। सील ने उसे गोली मारी पैर में और उसे साइड कर दिया। और फिर उन्होंने देखा वही चेहरा जो पिछले 10 साल से हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार पर था। लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता, यानी ओसामा बिन लादेन। वो अपने बिस्तर के पास खड़ा था। पास में AK-47 और एक मार्को पिस्टल रखी हुई थी, लेकिन उसे हथियार उठाने तक का वक्त नहीं मिला। 1 सेकंड से भी कम वक्त में फैसला हुआ। डबल टैप, गोलियों की आवाज, फिर एक गोली सीने में और दूसरी गोली सिर पर, उसके बाएं आंख के ऊपर। एंड द बुगीमैन वाज डेड। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। सील ने बॉडी को चेक किया, चेहरा साफ किया, कंफर्म करने के लिए फोटोग्राफ्स लिए, और फिर कमांडर मैकरेवन को रेडियो पर मैसेज भेजा गया। फॉर गॉड, फॉर कंट्री, जीरोनिमो, 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 EKIA, यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ओबामा ने हल्की आवाज में कहा, वी गॉट हिम। लेकिन यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी टिक टिक कर रही थी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बस कुछ ही दूर थी। F-16 कभी भी आ सकते थे। सील्स ने सिर्फ बॉडी नहीं उठाई, उन्होंने उस घर को गोल्ड माइन बना दिया। 10 हार्ड ड्राइव, 5 लैपटॉप, 100 से ज्यादा पेन ड्राइव्स, हजारों पन्ने हैंड रिटन नोट्स के। पता चला कि ओसामा यहां बैठकर रिटायर नहीं हुआ था। सिर्फ यही नहीं, ओबामा को असैसिनेट करने के प्लान्स बना रहा था। वो जनरल पेट्रेस के प्लेन को गिराने की साजिश कर रहा था। जाने से पहले एक काम और बाकी था,
क्रैश स्टील्थ हेलीकॉप्टर। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसका टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी चाइना या पाकिस्तान के हाथ लगे, तो उन्होंने बस हेलीकॉप्टर पर एक्सप्लोसिव लगाए, बूम, मलबा जल के राख हो गया था। यानी वो जो उनका टेक्नोलॉजी से भरा हुआ हेलीकॉप्टर वहाँ क्रैश हुआ था, उनको उन्होंने राख राख कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि ये क्या था। बाकी बची टीम दूसरे हेलीकॉप्टर और एक बैकअप चिनूक में सवार हुई। ओसामा बिन लादेन की बॉडी को एक बैग में डाला गया और वो वहाँ से निकल गए उसी अंधेरे में जहाँ से वो आए थे। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 38 से 40 मिनट तक चला और ये लोग वहाँ से बच निकले। बॉडी को अफगानिस्तान लाया गया, डीएनए टेस्ट हुआ, 100% मैच। लेकिन अब सवाल था बॉडी का क्या करें। अगर जमीन में दफनाते तो वो जगह टेररिस्ट के लिए एक श्राइन बन जाता, किसी दरगाह की तरह, जहाँ पर बाकी आतंकी आकर उसकी पूजा करते, इबादत करते। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो उन्होंने समुंदर को चुना। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्लामिक तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। बॉडी को नहलाया गया, सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया, अरेबिक में दुआ पढ़ी गई और फिर एक वेटेड बैग में डालकर ओसामा बिन लादेन को नॉर्थ अरेबियन सी की गहराइयों में डाल दिया गया। कोई कब्र नहीं, कोई निशान नहीं, राख को राख और पानी को पानी दे दिया गया। अगली सुबह जब दुनिया जागी तो न्यूज चैनल्स चीख रहे थे, पाकिस्तान हैरान था, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई। दुनिया हैरान थी कि ओसामा वहां कैसे रह रहा था। क्या पाकिस्तान को पता था? एबटाबाद कमीशन ने बाद में कहा कि यह कलेक्टिव फेलियर था, लेकिन शक आज भी बरकरार है। ओसामा बिन लादेन के मरने से टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। ISIS आया, नए थ्रेट्स आए, लेकिन उस रात 2 मई 2011 को एक चैप्टर क्लोज हुआ उन 3000 लोगों के परिवारों के लिए जिन्होंने 9/11 में अपनों को खोया था। यह जस्टिस था। यह प्रूफ था कि अगर आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो चाहे आप 10 साल छुपे, चाहे आप किसी किले में रहें, जस्टिस विल फाइंड यू। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग रेड था। एक ऐसी रात जब खामोशी ने शोर मचाया। The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. बराक ओबामा। ऐसी कहानी हम सिर्फ फिल्म में देखते हैं, लेकिन जो कहानी वास्तव में इतना दमदार हो उसे फिल्माना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी अमेरिका के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है वो कमेंट में लिखिए। साथ ही ये भी कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है और भी कितने ऐसे नाम हैं जिसे घुसकर न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी अंत तक देखते हैं। तो इन 2 कमेंट के साथ एक कमेंट और कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि अंत तक जो कहानी देखते हैं वो लोग कौन हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। गैंगस्टर, बाहुबली, इन सब के अलावा अब ऐसी स्टोरीज भी सुनाऊँगा। तो इस तरह की स्टोरीज आपको पसंद है या नहीं, आगे और भी क्या कहानी देखना चाहते हैं वो भी लिखिएगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।